नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडुअब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंतिम 2 महीने में किस प्रकार से हम हमारी तैयारी को निखारें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ज्यादा हम स्कोर कर सकें, ताकि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं सीईटी के अंतर्गत होंगी उनके लिए हम एक बार फ्री फील करें कि हाँ, हम तो इसमें भी बैठेंगे, इसमें भी बैठेंगे, इसमें बैठेंगे, अब तो कोई एग्जाम हो हम तो बैठेंगे ही बैठेंगे। इसके लिए जरूरी है आपको यह रणनीति फॉलो करना जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा कि ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने का समय है दोस्तों, और एक प्रॉपर रणनीति हमें 2 महीने के लिए जरूरी चाहिए। अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि एक विद्यार्थी एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाता है, एग्जाम के 15 दिन बचते हैं, तब उसको यूं लगता है कि यार अपन ने तो एक ही चीज पढ़ी है, बचे हुए सब्जेक्ट। अब वो एक सब्जेक्ट जो पढ़ा है उसने, उसमें से कितना पोर्शन एग्जाम में पूछा जा रहा है, और वैसे भी चाहे एक सब्जेक्ट में से आपको कितना पोर्शन पूछ लेगा अगला। अब 300 नंबर का पेपर है, ऐसा तो है नहीं एक सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर का पोर्शन पूछ लिया, और 100 का पूछ लिया, 100 का आपने मान लो कर भी दिया, वैसे तो होगा ही नहीं। भले ही आप राजस्थान हिस्ट्री को कितनी पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर कितनी पढ़ लो, ज्योग्राफी कितनी भी पढ़ लो, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ लो जो मर्जी हो आपकी, उस सब्जेक्ट के 100% सवाल आपसे सही नहीं होंगे, 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो जो सच्चाई है पेपर की और कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्यों? माहौल तो इस प्रकार से बना रहता है सीईटी का कि पेपर का लेवल बहुत भयंकर हार्ड आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं वहां से आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं यूके। जरूरत है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे ध्यान देने की। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, वरना चाहे कितने भी पढ़ लो मार्क्स उतने आएंगे नहीं जितने आपके आ सकते हैं। फिलहाल आपके अंदर इतनी मादा है, इतनी क्षमता है कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको, बट खुद की लापरवाही की वजह से आप स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज आपको एक पूरे वीक में पढ़ने का शेड्यूल प्रोवाइड करती है भाई, कि तुम्हें मंडे से लेके और शनिवार तक ये चीजें पढ़नी है, और संडे को इसका टेस्ट दे के आना है। वापस आते हैं तब हमें यह पता चलता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वो हमारे लिए प्रोडक्टिव थी कि नहीं थी। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होती है तो हमें या तो सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए, या फिर हमारा पढ़ने का तरीका चेंज कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा है मैंने कि विद्यार्थी नोटबुक को, अपनी बुक को सामने लेके बैठ जाते हैं और लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं, उस पर निगाह रहती है उनकी, बड़े ध्यान मग्न रहते हैं, लेकिन वो पढ़ते समय ये चीज नहीं देखते कि इस पोर्शन में से क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपने पढ़ते वक्त क्वेश्चन फ्रेम करना सीख लिया तो भाई 75% तो आप वहीं पे सफल हो गए, वहीं क्वालिफाई कर दिया आपने एग्जाम। चलो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा सिलेबस, कि सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण ही इस एग्जाम को सबसे ज्यादा लाइट लिया जाता है, और पिछली बार भी यही हुआ था। बच्चों ने इस एग्जाम को बहुत ज्यादा लाइट ले लिया था कि माइनस मार्किंग है नहीं, अपने थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी हुई हैं, जाएंगे ऑप्शन देख के थोड़ा तो पहचान ही लेंगे, मारेंगे तुक्के धड़ाधड़। अब मार लो तुक्के, नहीं दे पा रहे हो ना, काफी सालों से एग्जाम ही नहीं दे पा रहे जब से सीईटी दी है, क्यों भर्तियां हो रही हैं सारी सीईटी के अंदर। इसलिए अब ध्यान दो प्रिय बच्चों, सारी चीजें मैं आपको ढंग से समझाता हूं। देखो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, 300 नंबर का पेपर होता है, समय पर्याप्त है भाई। समय इतना ज्यादा है कि भले लास्ट वाले 1 घंटे सो लो आराम से। चलो देखो, हम अगर बातचीत करें सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की इस पेपर के अंदर, और साथ में बात करें राजस्थान हिस्ट्री की, और चलो साथ में लेते हैं आर्ट एंड कल्चर को भी। मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, और हमारी कला संस्कृति। ये 3 चीजें हैं। यहां से पिछली बार टोटल क्वेश्चन आए, एवरेज क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, यहां से 35 क्वेश्चन आए। अब क्या तुम लोगों ने इन चीजों को भी डिवाइड करके देखा? नहीं देखा। मैं बताता हूं, देखो यही तो कला होती है तैयारी करने की। 10 क्वेश्चन आए इंडियन हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन आए राजस्थान हिस्ट्री से, और अकेले 15 क्वेश्चन आए किससे? कला संस्कृति से। अब एक तो आप ये 2 सब्जेक्ट उठा के देखो, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इतना मोटा रजिस्टर हो जाएगा आपका।
और एक आप अकेली क्लास संस्कृति उठा के देखो जिसका वेटेज भी ज्यादा है, मार्क्स देखें तो 15 दूनी 30 नंबर का वेटेज है, बताओ क्लास संस्कृति का, मैटर कम वेटेज ज्यादा। इस तरह के तरीके अपनाओ आप। अब आप कंप्यूटर देखोगे 5 सवाल हैं कंप्यूटर के। अब जिस बच्चे ने कभी इंजीनियरिंग नहीं की, जिस बच्चे ने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, उसके लिए कंप्यूटर पढ़ना वैसे भी हार्ड है, और फिर वो उस सब्जेक्ट में लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है। सवाल आ रहे हैं 5, तो इस तरह के सब्जेक्ट आप छोड़ भी सकते हो भाई। 5 सवाल आ रहे हैं मतलब 10 नंबर गए, कोई बात नहीं, आप 300 में से नहीं, आप 290 में से स्कोर कर लो, अच्छा स्कोर करो, कोई समस्या ही नहीं है। इस तरह की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है। दूसरी चीज मैं आपको पेपर दिखाता हूं, आप पेपर देखो, पेपर देखने के बाद आपको सच में यकीन हो जाएगा कि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, दबा दब आ रहे हैं, और पेपर का लेवल इतना हार्ड है ही नहीं जितना माहौल रहता है पेपर के लेवल का। पेपर का लेवल एवरेज लेवल है एकदम, और आपकी जो मेरिट बनाता है कोई भी पेपर, हार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी मेरिट नहीं बनाते हैं, जो मॉडरेट क्वेश्चंस और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो बनाते हैं मेरिट। और अब तो ट्रेंड भी चेंज हो गया, अभी आरएस मेंस हुआ है, आरएस मेंस के क्वेश्चंस देखना आप, या फिर आपके जो जानकार है किसी ने आरएस मेंस दिया हो तो उनसे पूछना अब की बार पेपर का ट्रेंड किस प्रकार बदला है। तो पेपर्स का ट्रेंड जो है वह भी चेंज हो रहा है। चलो हम देखते हैं, एक बार पेपर देखते हैं। ये देखिए, ये राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, और राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ये राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है वहां से उठाई हुई ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ये प्रजामंडल आंदोलन से क्वेश्चन है। कृष्णदत्त पालीवाल, हरिमोहन माथुर, मथुरादास माथुर, गोपीलाल यादव, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई, ये प्रजामंडल का क्वेश्चन आ गया। फिर 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये प्रजामंडल से क्वेश्चन आ गया। चलो आगे देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद में भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं फिर से। इस प्रकार से एक बार आप पेपर का जो नेचर है ना, उस नेचर को पकड़ो एक बार आप, कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार, ये कितनी बार तो पूछ चुके हैं समाचार पत्र वाला। आगे देखो, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और क्या करना, सही कूट का चयन कीजिए। देश हितैषणी सभा और मुख्य उद्देश्य इसका समाज सुधार, दो कथन दिए गए हैं। एक लाइन आपकी, एक आपके नोट्स में ऊपर ही ऊपर में लाइन लिखा रखी है सीधी की सीधी। आगे देखो, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना का किसने पराजित किया। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री वाले ये मॉडर्न से आए हैं। ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया, 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन कहां से आया है भाई, कला संस्कृति से। अब देखो, ये कला संस्कृति के सवाल शुरू हो गया, और कला संस्कृति के सवाल आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट्स आपको नहीं मिलते, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आप फर्स्ट ग्रेड का उठाओ, सेकंड ग्रेड का, रीट का उठा लो, पटवार का उठा लो, ग्राम सेवक का, पिछला सीईटी का पेपर, ये सारे पेपर उठा के कांस्टेबल वाला ये पेपर देखो आप, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रखे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करो। ये वाला पेपर भी आप पूरा सोल्व करोगे, और यहाँ ये वाला पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। इसके अलावा जितने भी सीईटी वाले पेपर हुए थे, लास्ट जो अपनी सीईटी हुई थी, सारे के सारे पेपर आपको सोल्व कराऊंगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन अब की बार आपके सामने आएंगे। बट ऐसे नहीं कि मैं पेपर सोल्व करा रहा हूं, आप सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड हो। आपको ऐसे डिपेंड नहीं होना एक चीज के ऊपर कि पेपर सोल्व हो गए तो बस हमारा काम हो गया। नहीं भाई, पेपर सोल्व तो अब 5 घंटे 4 घंटे का काम है, कोई भी आदमी बैठ के पेपर सोल्व कर लेगा भाई। जो दिन रात 10-10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हो, अगर उसको कोई ये कह दे कि भाई सिर्फ और सिर्फ पेपर सोल्व करने से और तुम्हारे बहुत शानदार मार्क्स आ जाएंगे सीईटी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज से ये सब चीजें हमें हासिल नहीं हो सकती। आप अगर सोचते हो कि सिर्फ पेपर सोल्व करने से हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। चलो थोड़ा आगे और देखते हैं हम पेपर। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ, और इसके बाद कार्तिक महीने, ये भारतीय लोक कला मंडल संस्थान, फिर कार्तिक महीने चंद्रभागा पशु मेला। बताओ, सरल सरल क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। वाह। आगे देखो, लोदरवा प्रसिद्ध है। फिर साहिबदीन नामक चित्रकार, ये चित्रकला से आ गया। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है,
तो देख लो आप, ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर आपका इतना हार्ड नहीं है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मालवीय मंदिर। चलो आगे देखते हैं, कौन से संप्रदाय से इसका संबंध है? बडार प्रथा क्या है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये किताबों के नाम है और ये उनके सामने लेखकों के नाम है, तो इनमें से कौन सी किताब असुमेलित है, हमें ये छांटनी है बस। और ये चारों के चारों, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर, कुवलय माला और पृथ्वीराज विजय, ये चारों की चारों किताबें बहुत सी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, पहले से ही पूछी जा चुकी हैं। इसलिए आप इस पोर्शन को बहुत ही अच्छे से तैयार करो। मुग्धी नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? फिर भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये जनजातियों से प्रश्न आ गया, भीलों से आ गया। चार हाथ वाले देवता कौन अपने? कला जी। चलो ठीक। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के हैं? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? देखो यहाँ देखो 35 क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो एक बार 35 तक हमने पढ़े, उनमें से लास्ट 15 वाले क्वेश्चन किसके थे? आर्ट एंड कल्चर के थे। और इतनी बड़ी है नहीं आर्ट एंड कल्चर जितनी इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री है। आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लो, ढंग से तैयार कर लो। इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के जो जो टॉपिक्स आपके अच्छे से तैयार हैं उनको ढंग से रिवाइज कर लो। और टेस्ट सीरीज भूलना मत देना, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज क्वालिटी की होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर कीज गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऑप्शन गलत है, उसमें मजा ही नहीं है कोई। टेस्ट सीरीज दो, बढ़िया टेस्ट सीरीज दो। आपके लिए हम स्वयं टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और बहुत ही सस्ती टेस्ट सीरीज है। ये मत समझना कि सस्ती है तो मैटर अच्छा नहीं होगा। आओ टेस्ट देके देखो, पहला टेस्ट फ्री दो, आओ आप टेस्ट देके देखो एक बार। ऑनलाइन भी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, हमारी ऐप के ऊपर भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है। ऑफलाइन आपको टेस्ट सीरीज देनी हो तो हर संडे को शाम को 5 बजे आ जाओ ऑफलाइन सेंटर पे आके और टेस्ट देके देखो। आप टॉपिक दिए जाएंगे आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक, कैसे आपकी तैयारी को हम शानदार तरीके से शानदार बना सकें इन 2 महीनों के अंदर। और टेस्ट सीरीज से ही आपकी तैयारी बहुत ही शानदार बन सकती है। और जिनको सीयूईटी का 2 महीने का क्रैश कोर्स का बैच ज्वाइन करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। 25 तारीख से हम बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बात। और यूट्यूब पे तो हमारी क्लासेस चलती है लाइव, यूट्यूब पे देखो घर बैठे बैठे आराम से डेली क्लासेस चलती है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में देखो आराम से मस्त। क्लासरूम में बैठना है जिसको अलग से बैच ज्वाइन करना, वैसे देखो क्लासरूम की पढ़ाई की तो कोई ओड नहीं है। क्लासरूम में जिसको बैठ के पढ़ना है आ जाओ, 25 तारीख से बैठो आराम से। रेगुलर होंगे टेस्ट आपके, शानदार टेस्ट होंगे, गजब। चलो आगे देखते हैं। हम सिलेबस देख रहे थे, ये राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत हो गया। अब आ गया देखो भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल से कितने सवाल आ रहे हैं? भारत के भूगोल से सवाल आए 10। वहीं अगर हम बातचीत करें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी से सवाल कितने आ रहे हैं भाई? 15 सवाल आ रहे हैं। कंपेयर करो, 5 सवाल का यहां पे डिफरेंस है। अब देखो, अब मैं आपको ऐसे नहीं करा कि आप इस सब्जेक्ट को ही आप छोड़ दो, सब्जेक्ट को आप मत छोड़ो, लेकिन भारत का जो भूगोल है इसमें इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बड़े टॉपिक हैं और जहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम चांसेस हैं। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी भाई? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। सीईटी वाला तो एक बार ही हुआ है प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर, 3 सेट तो है ही उसके आराम से, 3 सेट 4 सेट, 4 सेट जो है सीईटी वाले पेपर के वो तो है आराम से, ग्रेजुएशन वाले हैं। और शायद 6 पेपर वो थे अलग अलग सीरीज के 10+2 वाले, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी ये टॉपिक तो अपने पटवारी के अंदर भी है, ग्राम सेवक के अंदर भी है, और जो अदर कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उनमें भी है टॉपिक, तो वहां भी आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करो। अब आपको लगता है कि भाई वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य रेयरली यहां से क्वेश्चन आता है, बट कोई भी एग्जाम हो भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, तो भाई भौतिक स्वरूप को अच्छे से पढ़ लो, ढंग से तैयार कर लो भौतिक स्वरूप को। और पढ़ते टाइम हर एक एक क्वेश्चन माइंड से बनाया करो कि यार ये चीज पढ़ रहा हूं, यहां से मैंने ये इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा है तो यहां से किस प्रकार से एमसीक्यू बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बना के अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप कभी भूलोगे नहीं चीजों को। क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में आंसर क्लिक होगा कि इसका तो ये आंसर है, देखे देखे कौन से ऑप्शन के अंदर फटाक काम हो गया। चलो आगे देखें।
ये रहा भाई राजस्थान का भूगोल। यहां से क्वेश्चन आज थे अपने 15 क्वेश्चन आए थे। और राजस्थान का भूगोल जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। आप राजस्थान का जो ज्योग्राफी है इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। देखो जनसंख्या वाला टॉपिक है, जनसंख्या से क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, हमेशा आता है, इसको तो छोड़ो ही मत। भूआकृतिक प्रदेशों की अगर हम बातचीत करें, भूआकृतिक प्रदेशों से भी क्वेश्चन आता है। साथ साथ में अगर हम देखें तो राजस्थान की जो प्रमुख चोटियां हैं, पर्वत चोटियां जो है राजस्थान की, वो भी आती हैं एग्जाम में। वो पूछे अवरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर ये चोटी कहाँ पे स्थित है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी हम अच्छे से तैयार करेंगे। चलो इसके बाद में हम अगला देखते हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक, राजनीतिक व्यवस्था है कि अर्थव्यवस्था है? राजनीतिक व्यवस्था है पहले। मतलब भारत की और राजस्थान की जो पॉलिटी है वहां से क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या रहता है इस बारे में है। तो पिछली बार अगर देखें तो राजस्थान राज व्यवस्था से क्वेश्चन थे भाई 10। राजस्थान राज व्यवस्था से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, राज व्यवस्था के पूरे पोर्शन से ही 10 क्वेश्चन है। यहां से कितने क्वेश्चन आए? 10 सवाल आए। अब इनमें से आप देख लो, छांट छांट के पढ़ लो इनमें से। अब क्या क्या छांटोगे आप बताओ? सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ो, एक पहला ही पॉइंट देखें, क्यों इतना समय मैं आपका लूंगा नहीं। मेजर मेजर चीजें मैं आपको तुरंत बता देता हूं, उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी निर्धारित करके, मैंने जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं उस रास्ते पे चल लो, 2 महीने आपके शानदार मार्क्स आएंगे। देखो, भारतीय संविधान की प्रकृति प्रस्तावना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इनको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से, उनको अच्छे से आप तैयार कर लो, फिर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक चीज अगर और देखें तो जो राजस्थान के जो प्रमुख प्रमुख आयोग हैं, जैसे आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, फिर मानवाधिकार आयोग है, निर्वाचन आयोग है, सूचना आयोग है। तो ये जो आयोग हैं इनकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके सदस्य कितने होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप ये टॉपिक जो है ना, इनको भी आप अच्छे से, यार छोटे छोटे एक एक पेज के टॉपिक है यार। राजस्थान लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, ये 4 टॉपिक है। और यहां से अगर इन 4 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी पड़ गए तो बल्ले बल्ले अपने। इस प्रकार करो आप तैयारी। फिर बात करें अगर भारत की अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन, और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था थी वहां से भी अपने को 10 क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था अगर आप इकोनॉमिक सर्वे करते हो तो वहां से आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कवर हो जाती है आराम से। करंट अफेयर से रिलेटेड ही आते हैं अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स पे अगर आप फोकस करते हो अच्छे से तो कोई इश्यू ही नहीं है, आप इको के क्वेश्चंस भी आराम से कर लोगे। बस कुछ टर्म्स होती हैं इको की जो क्वेश्चन आते हैं, आप उन टर्म्स पे भी फोकस कर सकते हो। और किस प्रकार पता चलेगा कि कौन सी टर्म्स होती हैं? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उनमें इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं देख लो, आप उनमें यह देखोगे कि सेम ही वो रहता है, टॉपिक रहता है, सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन आते रहते हैं, आते रहते हैं, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के। चलो उसके बाद अगर देखें तो करंट अफेयर की बातचीत करें। देखो जैसे राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है वहां से 10 क्वेश्चन आए, राजस्थान की इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आए। अगर राजस्थान की इको से 10 क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर्स की अगर बातचीत करें तो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। मतलब आपने अगर अच्छे से करंट तैयार कर लिया, कुछ इको की टर्म्स तैयार कर ली, तो आपके लिए ये 15 से जो 20 क्वेश्चन है, आप इसमें लगभग 15 जो क्वेश्चन है आप ठीक कर लेंगे आराम से। अब करंट आप किस प्रकार से तैयार करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। पूरी क्रोनोलॉजी भी नहीं पढ़नी, और पूरी किसी से पढ़ी भी ना जाए। क्रोनोलॉजी के अंदर जो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं सिर्फ आप वही पढ़ो, जबरदस्ती मत करो उसके साथ। और फिर भी आपको अगर ये जानना है कि सर फिर भी हमें तो पता नहीं क्या ये अच्छा लगेगा, किसी किस चीज में इंटरेस्ट आएगा, वहां से क्वेश्चन नहीं आए तो
तो भाई प्रीवियस ईयर वाला पेपर उठा के उसमें क्वेश्चंस देख लो, कहां से आ रहे हैं, खेल कूद से आ रहे हैं, पुरस्कार से आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से आ रहे हैं, राष्ट्रीय समसामयिकी से ज्यादा प्रश्न है, कहां से आ रहा है ये देख लो, वो वाला पोर्शन याद कर लो, बस हो जाएगा काम अपना। चलो आगे देखें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस टेक से भी 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी पे, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। चलो आगे देखें, आगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथमेटिक्स के। और रीजनिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, इनमें अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चंस टोटल आए थे मैथ्स और रीजनिंग के। इन 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन अकेले रीजनिंग के थे, और रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस, मैथ्स मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप आराम से कर लोगे। और ये 15 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आदमी हासिल करे तो पूरे के पूरे जो 15 क्वेश्चन है इनको ठीक करे और 30 मार्क्स पूरे हासिल कर ले। मैथ्स रीजनिंग के अंदर अगर थोड़ा स्ट्रोंग है, उसने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो वो 30 नंबर नहीं छोड़ सकता किसी भी हालत में, वो सारे सवाल सही करेगा। एक बार बात, हम साथ में रहते थे, तीन चार दोस्त थे, हम सभी साथ में रहते थे, तैयारी करते थे। अब हम 3 जने ऐसे थे कि हमें तो मैथ से भयंकर एलर्जी, मैथ का खौफ, नाम बोल दिया ऐसे कि मैथ्स नहीं, मैथ्स नहीं हो पाएगी, इस तरह से एक फोबिया था हमारे अंदर मैथ्स का। हमारे साथ जो एक आदमी ऐसा भी रहता था, उसने इतनी जबरदस्ती की हमारे साथ, तुम मैथ पढ़ो, तुम मैथ पढ़ो, क्योंकि वो उसको पता नहीं क्या ही इंटरेस्ट था मैथ में। होते हैं, देखो सबके अलग अलग रुचि होती है, सबको किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी को कोई आता है, और किसी के कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके उसको फोबिया हो जाता है। जैसे मैं साफ कर रहा हूँ, मुझे तो मैथ से फोबिया है। कई बार कहते हैं दोस्त आगे, बोले तेरा फोबिया दूर कर देंगे यार, 5-7 दिन हमारे मैथ्स पढ़ाते हैं बैठ के आराम से। ना ना, ये फोबिया मुझे चाहिए, इस फोबिया की मुझे जरूरत है, मैं नहीं आऊं। वो जो था जिसको मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, उसने जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी, वो सारे के सारे सवाल हमेशा सही करके आता था। चाहे पटवारी के एग्जाम हो, कोई एसएससी की एग्जाम हो, बैंकिंग की एग्जाम हो, उसके मैथ्स के सवाल कभी गलत नहीं होते थे। उसको पूछते थे यार ऐसे कैसे, तो बोला मैं कोई कॉन्सेप्ट छोड़ता ही नहीं हूं, मैं सारे दिन प्रैक्टिस ही मैथ्स की करता हूँ। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन कर लिया एक टाइप का मैंने, उस टाइप का अगर मेरे पास दोबारा क्वेश्चन आ जाता है, मैं उसको करता ही नहीं, मुझे कुछ नया चाहिए मैथ्स में। तो इस तरीके की चीजें हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। आगे देखें तो लैंग्वेज नॉलेज, मतलब हिंदी के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आते हैं और 10 क्वेश्चंस ही आपके किसके, इंग्लिश के आते हैं। इंग्लिश में देखो ऐसे है कि अपने राजस्थान वाले बच्चे हैं, ये इंग्लिश से बड़े घबराते हैं। ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं मैं, एकदम एकदम व्यवहारिक बात, और ये बात सच भी है। उनको ऐसे बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट लेना है, कौन सा लेगा, हिंदी लेंगे। भले ही उनको हिंदी भी ना आती हो, बट उनको इतना विश्वास है कि पता नहीं इंग्लिश सीखी जाए कि नहीं सीखी जाए, हिंदी तो सीख लेंगे। विलोम शब्द वगैरह, पर्यायवाची वगैरह, मुहावरे, लोकोक्ति, ये हिंदी में हम अच्छे से याद कर सकते हैं। इंग्लिश वाला मामला हमारे नहीं बैठता भाई, नहीं बैठता, कोई बात नहीं। इंग्लिश में भी मैं आपको 2 टॉपिक ऐसे बताता हूं जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो इंग्लिश के, और वहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ये रहे, एक तो वॉइस और एक नरेशन, इतने हार्ड नहीं है, इन पे प्रैक्टिस कर लो। एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन पे प्रैक्टिस कर लो, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के, अगर एक बार आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया, दोबारा अगर आप कभी कोई एग्जाम देने जाओ जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हो, तो आप 5-5 सवाल सोल्व करके चले जाओ, इनके आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। इस तरह के जो टॉपिक है उन्हें आप अच्छे से तैयार करें। आर्टिकल और डिटरमिनर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उन्हें सोल्व करें। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने से डर लगता है तो आप इतना काम आप जरूर करें। ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आप प्रीवियस ईयर वाले एक बार जरूर पढ़ लें। चलो अब देखें थोड़ा हिंदी के बारे में देखें, तो हिंदी तो चलो आप सभी को हिंदी में तो रुचि है ही वैसे ही कि सर चलो विलोम शब्द भी हम कर लेंगे, विराम चिन्ह लगा देंगे जहां कहोगे वहीं बढ़िया तरीके से, कोई बात नहीं। विराम चिन्ह से देखो क्वेश्चंस आते हैं, और विराम चिन्ह इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। विराम चिन्ह से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, संधि के अपवादों पे भी ध्यान दें।
संधि के जो अपवाद हैं, अपवादों पे आप ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, इस वजह से जरूरी है कि अपवाद जो है संधि वाले वो आप जरूर याद करें। फिर अगर हम बातचीत करें समास, समास एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, समास आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक, शब्दावली, शब्द शुद्धि, डेली शब्द आते रहते हैं आपके सामने, आप उनमें यूं ही गलतियां निकालते रहते हो, बस वो गलतियां आप पेपर में और निकाल देना, फिर मजा ही आ जाएगा। तो शब्द शुद्धि की भी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इस प्रकार से मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि जो है, इनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। फिर देखें कंप्यूटर का ज्ञान। भाई कंप्यूटर के ज्ञान से पिछली बार सवाल आए थे 5। Characteristic of computers, computer organization including RAM, ROM, file system, input devices, computer software, relationship between hardware and software। अब जिस आदमी ने कोई इंजीनियरिंग वगैरह की हो, उसके पास कोई स्पेशल कंप्यूटर की डिग्री हो, उसको तो ये भाषा आ जाती है देखो समझ में, और वो पढ़ भी लेता है इन चीजों को अच्छे से, और उसको ये चीजें आसानी से याद भी हो जाती हैं। लेकिन जिस आदमी के पास, बेचारे के पास कोई कंप्यूटर की ढंग की डिग्री नहीं है, जिसने कभी कंप्यूटर इतना चलाया नहीं है, अब वो कंप्यूटर पढ़ने भी बैठेगा तो भी उसके दिमाग में यूं होने लगता है, यार ये चीजें क्या है। आप इस सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 नंबर का ये पोर्शन रहता है आपका, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसको छोड़ के आप करंट पे अधिक ध्यान दे सकते हैं। भाई करंट को आप थोड़ा सा ज्यादा तैयार कर लो, और जो पेपर है, मैं थोड़ा सा पेपर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखो पेपर वाले क्वेश्चन जो है वो अपन फिर से देखते हैं। देखो 35 हो गए थे अपने, 36वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फिर 37वां क्वेश्चन देख लो। पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन इतने बड़े नहीं मिलेंगे। देखो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित कहाँ की गई। इसके बाद देखोगे भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन है, मतलब सर्वाधिक पूछा है, ऐसे भी नहीं पूछा है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये लो पाक स्टेट का पूछ लिया, पाक जल संधि कहां, भारत श्रीलंका के मध्य ही है क्या। चलो ठीक है, आगे देखें। शिव समुद्रम जलप्रपात आ गया। जो देखो फेमस फेमस चीजें, और जहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। जैसा मैंने कहा था, जनगणना से हर बार क्वेश्चन आता है प्रिय विद्यार्थियों। जनगणना से पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा, हर बार आएगा। जब तक नई वाली जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते, 2011 वाली जनगणना से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। चलो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये वाला क्वेश्चन तो एक दिन ज्योग्राफी वाले सर ने अपने इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शायद करवाया भी था आपको, ये सेम क्वेश्चन। खस की घास मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट पूछा है आपसे, कौन सी जगह पाई जाती है। फिर ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। इसके बाद अगर हम और देखें, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। भाई ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ये लो मिशन आ गए, निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वाह। ई श्रम पोर्टल का क्या उद्देश्य है। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अब की बार जो वित्तीय आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, कब बना, कौन से सदस्य हैं, वो सारी चीजें आपको याद करनी है। एग्जाम से पहले मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक जबरदस्त एक वीडियो लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार, अपन लाइव करेंगे वो वीडियो। करंट अफेयर्स के साथ साथ में पॉलिटी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस अर्थव्यवस्था के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो विद्यार्थियों अब कमर कस लो, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। दिन हमारे पास सिर्फ 60 बचे हैं, 65 बचे हैं, 2 महीने का हमारे पास समय है। अगर अब से तैयारी करने लगोगे तो भी 2 महीने का समय पर्याप्त है। लेकिन तैयारी जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से आपको करनी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और टेस्ट सीरीज तो जरूर दें। एक बार आप आए हमारे सेंटर पे, आप टेस्ट सीरीज देखें, आप पेपर देखें, एक बार आए, पेपर का लेवल देखो आप। और पेपर का लेवल ऐसा है कि आपको अगर क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर जाके एक बार सोल्व कर लो उनको, वहीं से क्वेश्चन पड़ जाएंगे यूं के यूं एग्जाम में। एक क्वेश्चन से 4 4 क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं आपके।
तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, जो दूर के हैं, यहाँ नहीं आ सकते सेंटर पे, तो उनके लिए ऑनलाइन हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। साथ साथ में हमारा जो क्रैश कोर्स बैच हम चालू कर रहे हैं 25 तारीख से, इस बैच में आप जरूर आए। इस बैच के अंदर इसमें आपको पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले करवाया जाएगा। पूरा सिलेबस का मेरा मतलब है कि सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं, अपने सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर चर्चा करके क्वेश्चंस वगैरह बताए जाते हैं आपको, किस प्रकार से इन पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको हर एक चीज एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में समर्पित टीम के द्वारा करवाई जाएगी। बेफिक्र रह के 2 महीने हमारे साथ जम के तैयारी करके देखो। एक नंबर का रिजल्ट नहीं दिया आपने तो फिर बताना। लेकिन यह है कि हम यहाँ कितनी भी मेहनत कर लो आपके लिए, आपको भी थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। क्योंकि अगर हमारी मेहनत से अगर स्टूडेंट नौकरी लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत से अगर लगते हैं, तो क्लासरूम में जितने भी बैठे होते हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी विशेष बच्चे के लिए नहीं की जाती वो मेहनत, सभी विद्यार्थियों के लिए की जाती है जितने उस क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो विद्यार्थी ऑनलाइन किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, उन सभी के लिए बराबर मेहनत की जाती है। बस सिलेक्शन वो बच्चा लेके जाता है जो उसके आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो मान के चलो कि आप भीड़ से बहुत आगे हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेट ना करें, पढ़ाई के लग जाएं। कोई भी समस्या होती है फिक्र ना करें, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तैयारी जम के करें। 2 महीने आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये 2 महीने निर्धारित करेंगे आने वाली 2 साल में जो वैकेंसी है, 1 साल 2 साल में जो वैकेंसीज आएंगी, उनमें आप बैठ पाते हो कि नहीं बैठ पाते हो, ये 2 महीने ही निर्धारित करेंगे। ये आपके लिए गोल्डन समय है। तो जुड़िए हिमालय एजू हब के साथ, हमारी टीम के साथ, हमसे जुड़िए टेस्ट सीरीज के माध्यम से, बैच के माध्यम से, और आपकी तैयारी को देखो किस प्रकार से बूस्टअप मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।